गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो सीईटी को लेकर आखिरी सेशन कंप्यूटर का है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए अटेंड करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात तो जग जाहिर है कि कल और परसों हम लोगों का एग्जाम ही है। तो ये सेशन आप लोग को अटेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, आप लोग अपने आप पता लग जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चंस पर मैं बात कर रही हूँ। ओके, चलिए तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने बताना है। तो पहला क्या दे रखा है, यू कैन डिसेबल, रेस्ट्रिक्ट और अलाउ कुकीज। सबसे पहले तो मुझे कुकीज के बारे में पता होना चाहिए। कुकीज क्या होती हैं? जब हम लोग ऑनलाइन कुछ भी इधर उधर घूम रहे होते हैं, ऑनलाइन घूमना मतलब ये नहीं कि हम टहल रहे हैं। ऑनलाइन घूमना मतलब गूगल पे हम कई भी चीजें सर्च आउट कर रहे हैं तो बीच में हमारे पास कुछ पॉपअप्स आते हैं, उठकर छोटा सा डायलॉग बॉक्स नहीं आ जाता, उसमें दो लाइनें लिखी होती हैं और दो ऑप्शन होती हैं, एक में अलाउ होता है, एक में कैंसिल होता है। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली उसको कैंसिल ही करते हैं। वैसे तो हमने कभी वो लाइंस पढ़ी नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ी वो दो लाइंस, वो क्या कह रहा होता है। इन केस अगर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं तो वो हमसे परमिशन मांग रहा होता है कि भाई क्या आप जो भी यहाँ पर सेशन कर रहे हैं क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसको कुकीज कहते हैं। तो कुकीज की अगर डेफिनेशन हमारे एग्जाम में आ जाती है तो लिखा होता है कि ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स हैं, ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स हैं जो यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक करती हैं, मतलब ये हिस्ट्री को ट्रैक करती हैं, यूजर ने क्या क्या सेशन पर काम किया है, उसे हम कुकीज कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स विच रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटीज, विच रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटीज, या यूजर की एक्टिविटी को जो ट्रैक करती हैं वैसी स्मॉल फाइल्स को, स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स को हम कुकीज कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्या आप लोग डिसेबल और रेस्ट्रिक्ट या अलाउ कर सकते हैं कुकीज को लेकर? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अभी बताया एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा, उसके अंदर दो ऑप्शंस आएंगे, एक में लिखा हुआ है अलाउ और एक में कैंसिल लिखा हुआ है। तो आपकी मर्जी है, आप अगर अलाउ करना चाहें तो कुकीज अलाउ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जो भी काम कर रहे हैं वो चीजें रिकॉर्ड होने लगती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, यू कैन नॉट ब्लॉक पॉपअप विंडोज इन ब्राउजर सेटिंग्स। हम कर सकते हैं। ब्राउजर सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो बीच में जो पॉपअप्स खुलकर आते हैं, पॉपअप्स मतलब आप कुछ भी वेबसाइट पर काम कर रहे हो और बीच में कुछ एड्स आ रही है, बीच में छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स खुला तो वो कुछ कह रहा है कि आप इसको अलाउ करो या ब्लॉक करो, ऐसा आता है ना, बीच में वो पॉपअप्स आते हैं, तो उनको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कैन नॉट, लेकिन एक्चुअल में हम रोक सकते हैं, यानी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन, डैश इज अ डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन स्लाइड साइज फॉर एन ऑन स्क्रीन स्लाइड शो विद अ विड्थ टू हाइट रेशियो। देखो दो तीन चीजें समझा रही हूँ, कई स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर को लेके प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश में समझना काफी आसान हो जाता है। तो देखिए, जब यहाँ पे विड्थ टू हाइट रेशियो की बात की जा रही है तो देखो आप लोगों ने ये बात सुनी होगी 4:3, 16:9, ये बातें आप लोगों ने सुनी होंगी ना। ये क्या होती है, इनको हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा है, एस्पेक्ट रेशियो की डेफिनेशन भी। ठीक है, ये एचएसएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है, एस्पेक्ट रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी भी ग्राफिक की विड्थ और हाइट की रेशियो कहलाती है एस्पेक्ट रेशियो। किसी भी ग्राफिक की, किसी भी ग्राफिक की विड्थ और हाइट की रेशियो, विड्थ और हाइट की रेशियो, इसे हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, और ये चीजें आप लोगों ने कहाँ देखी हैं, तो पावर पॉइंट में आपने देखी होगी। पावर पॉइंट जो है वो पोर्ट्रेट यानी ऐसा और लैंडस्केप यानी ऐसा, आप ऐसे स्लाइड्स को ओपन कर सकते हो। जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है उसका रेशियो 4:3 होता है, पावर पॉइंट का, पोर्ट्रेट का, और लैंडस्केप का 16:9 होता है। ठीक है, पावर पॉइंट में। अगर मैं आप लोग को जैसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा इस तरीके से क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो आज का थोड़ा सा मैनेज कर लो, लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन बहुत बेहतरीन रहने वाला है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगा क्लास में।
तो बहुत आराम से समझा रही हूँ आपको चीज़ों को। आराम से एक क्लास अटेंड कीजिए और कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, आराम से काम डाउन होकर शांति से एग्जाम दीजिए। बहुत पढ़ लिया अब आप लोगों ने, ओके। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये आप लोगों ने 4:3 और 16:9 देखा। अब क्या है, डिजिटल बोर्ड पे जैसे मैं पढ़ाती हूँ, अगर मेरी स्लाइड्स की रेशियो मैं 4:3 रखती हूँ तो वो आधे बोर्ड पर आएगी। तो मेरी जो स्लाइड्स की रेशियो होती है वो 16:9 यानी लैंडस्केप में होती है, या 16:10 रख लेती हूँ या 16:11 रख लेती हूँ। लेकिन लैंडस्केप की पावर पॉइंट की जो रेशियो होती है वो 16:9 बाय डिफॉल्ट होती है, और पोर्ट्रेट की 4:3 होती है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि बाय डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन क्या होता है, लैंडस्केप। जो लैंडस्केप है उसकी रेशियो कितनी है, अभी हमने ये बात पढ़ ली। इतनी चीजों से ही हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन जो मर्जी पूछ ले, अब ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हम क्या कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा होगा, भाई यही तो था, इसका निचोड़ यही है, ठीक है। तो यानी आंसर क्या आ जाता है, 16:9 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर ये पोर्ट्रेट का पूछता तब आंसर 4:3 आ जाता, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, डैश स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्पररली। देखो, जब यहाँ पर बात आ गई कि डाटा और इंफॉर्मेशन को टेम्पररी बेसिस पर कौन सेव करता है, ये क्वेश्चन आ गया। तो वो कौन सेव करता है, रजिस्टर सेव करता है। तो अगर मैं मेमोरी की हिरारिकी की बात करती हूँ, तो मेमोरी की हिरारिकी में सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट है। बिट के बाद कौन आता है, बाइट। बाइट कितने के बराबर है, अच्छा मेमोरी के लिए बात करें ना, सॉरी मैं यूनिट्स में आ गई थी। वैसे तो बिट के बाद निबल आती है, फिर बाइट आती है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ हिरारिकी। मेमोरी की हिरारिकी क्या है, ये मेमोरी यूनिट की मैं हिरारिकी आप लोग को बताने लग गई थी। बिट, निबल, उसके बाद बाइट आ जाती है, फिर KB, MB, GB, TB ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये मेमोरी यूनिट का है। मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर है। रजिस्टर के बाद कौन सी मेमोरी आती है, कैशे। कैशे के बाद कौन सी मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद कौन सी मेमोरी आती है, सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद कौन आते हैं, क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाउड्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस में दे रखा है कि स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी है और ऑप्शन में सिर्फ कैशे दे रखा है, तो आंसर कैशे बन जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर और कैशे दोनों दे रखा है तो आंसर रजिस्टर बनेगा। देखो यूजीसी नेट में 2025 में ये क्वेश्चन आया, एनटीए ही बनाता है उनका पेपर, और HSSC एनटीए नहीं बनाना है। तो ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। और सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, क्लाउड्स। और सबसे तेज फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। और सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी है, क्लाउड। लेकिन ऑप्शन में अगर कैशे ही दे रखा है तो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर की जगह कैशे हो जाती है। अब रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी है, एक टेम्पररी मेमोरी के जैसे काम करती है, या हम इसको बफर स्पेस भी कह सकते हैं। बफर स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, बफर स्पेस। जैसे अगर इस टाइम पर मेरा CPU बिजी चल रहा है, लेकिन जो प्रोग्राम्स या फाइल्स है वो बिल्कुल रेडी स्टेट में है कि CPU फ्री हो और हम जाकर अपना प्रोग्राम रन करें, तो उनको एक वेटिंग स्टेज में जाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो वो वेटिंग स्टेज कौन सी होती है, दैट इज रजिस्टर। और रजिस्टर के टाइप्स भी हैं, ठीक है। चलिए उतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं, आगे जब आप लोग मेरे से पढ़ेंगे तब हम लोग ये सब चीजें कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। स्पीड ऑफ ए CPU इज मेजर्ड इन, CPU की स्पीड किस में मेजर की जाती है, तो हर्ट्ज में मेजर की जाती है, ठीक है। या तो हर्ट्ज होगा आंसर, या मेगा हर्ट्ज होगा, या गीगा हर्ट्ज होगा। HSSC ने गीगा हर्ट्ज को लेकर काफी बार क्वेश्चन बनाया है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डाटा, डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी आप किस में मेजर करते हो, बिट, बाइट, निबल, इन्हीं में तो मेजर करते हो ना। तो आंसर क्या हो जाता है, बाइट। नेटवर्क की बैंडविड्थ, नेटवर्क की बैंडविड्थ किस में मेजर की जाती है, बिट्स पर सेकंड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी कुछ कॉम्पिटेटिव HSSC मतलब हरियाणा ने एग्जाम्स नहीं लिए, तो अदर स्टेट में तो एग्जाम चल रहे हैं ना, तो वहां ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। बैंडविड्थ को नापने के लिए कौन सी यूनिट है, जो है बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ मॉनिटर, साइज ऑफ मॉनिटर किससे नापा जाता है, साइज ऑफ मॉनिटर ये D होगा। साइज ऑफ मॉनिटर इंचेस में नापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस से क्वेश्चन है, और पिछले CET में क्वेश्चन नेटवर्किंग डिवाइसेस से आया हुआ था। तो नेटवर्किंग डिवाइस समझना और पढ़ना अगेन बहुत जरूरी रहेगा। तो देखिए ब्रिज क्या होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, डिवाइस। पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जरा ये, फिर उन पर यहाँ पर चलेंगे
क्या दे रखा है, मुझे पहले गेटवे अच्छा लग रहा है, गेटवे पे बात करती हूँ। गेटवे क्या है, गेटवे यानी दरवाजा। तो गेटवे दरवाजा है, यानी किसी एक नेटवर्क का, किसी भी नेटवर्क में एंट्री पाने के लिए और वहां से बाहर जाने के लिए आपको एक दरवाजे की जरूरत है, जिसको हम गेटवे कहते हैं। ठीक है, तो गेटवे को ये तो पता होता है ना कि कौन सा डेटा पैकेट अंदर आया और कौन सा बाहर गया। ठीक है, मेरी डेफिनेशन हमेशा से, सालों से यही है कि गेटवे क्या होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है किसी एक नेटवर्क का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको ये बात पता होती है कि कौन से इनकमिंग डेटा पैकेट्स होंगे और कौन से आउटगोइंग डेटा पैकेट्स होंगे। तो डेफिनेटली गेटवे को पता होगा कि कौन अंदर आया नेटवर्क में और कौन बाहर गया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए ईथरनेट क्या होता है। ईथरनेट का एग्जाम्पल होता है RJ45, जो इंटरनेट वाली तार नहीं होती हमारी। एक तो क्या होता है कि आप लोग कनेक्ट करते हैं वायरलेस तरीके से इंटरनेट, एक आपको ब्रॉडबैंड के डब्बे के साथ वायर दे दी जाती है, उससे जोड़ लीजिएगा, तो उसको हम ईथरनेट केबल कहते हैं ना। और ईथरनेट कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। तो ईथरनेट क्या है देखते हैं जरा। तो सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड हाउ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू केबल्स। केबल्स ही तो हैं, इथरनेट क्या है, केबल्स ही तो है। स्कूल की लैब्स होती है ना, स्कूल की लैब, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो स्कूल की लैब्स में लैन होता है, टीचर है, टीचर के पास जो कंप्यूटर है वो मेन सर्वर है, उसके साथ बाकी सब कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। बाकी जो बच्चों वाले कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनमें उनमें CPU नहीं होता है, तो वो एक डब्बे के साथ केबल से जुड़े होते हैं, और उसी को तो हम कहते हैं ईथरनेट केबल और लैन कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये ABCD बड़ा गड़बड़ हो रखा है, ये D है, तो ये वाला आ जाता है आपका D ऑप्शन। ठीक है, अब राउटर क्या होता है, राउटर रास्ता बताता है। रास्ता बताता है किनको, डेटा पैकेट्स को, कौन सा सबसे छोटा और ट्रैफिक फ्री रास्ता है। तो देखें जरा और कुछ ऑप्शन है। डिवाइस दैट कैन रिसीव द डाटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट टू अदर नेटवर्क। अदर नेटवर्क्स को जो भेजता है वो कौन होता है, राउटर होता है। ठीक है, उसके बाद बच जाता है एक ऑप्शन जो है ब्रिज। अब ब्रिज क्या होता है, इसमें क्या दे रखा है, देखो मेरी डेफिनेशन क्या होती है कि ब्रिज सेम नेटवर्किंग को जोड़ता है। जब आपको डिफरेंट नेटवर्किंग जोड़नी है तो गेटवे है, जब देखो कैसे, तो ये आपका ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज में यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स लगे हैं, कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C और कंप्यूटर D। ठीक है, अब इन्होंने आपस में कभी कम्युनिकेशन की नहीं है, लेकिन अब ये आपस में एक दूसरे को फाइल सेंड करना चाहते हैं। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है जी, तो बस टोपोलॉजी है। ये कौन सी टोपोलॉजी है, तो बस टोपोलॉजी है। जब सेम नेटवर्किंग्स को आपने जोड़ना है तब ब्रिज का इस्तेमाल होना है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लाइन दे रखी है, डिवाइस दैट कनेक्ट्स वन लैन टू अनदर लैन। तो मतलब लैन से लैन जुड़ रहा है, मतलब सेम नेटवर्किंग जुड़ रही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने समझनी है चीजें। यही कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है ना। कोई बात नहीं, अभी तो बिल्कुल ही पेपर आ गया तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगली एग्जाम्स के लिए उम्मीद तो करूंगी कि आप लोगों का पहली बार में क्वालिफाई हो जाए। लेकिन सी के तो अगला पेपर भी है ना, मेंस वाला, तो उसके लिए तो एडवांस पढ़ना ही पड़ेगा। तो जी हमारा चैनल खुला है, वेलकम है हमारे चैनल पे, आइए पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, लेकिन शुरू से पढ़ना है इस बार। देखिए क्या है, डिस्क ड्राइव को रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्देशित स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाले वांछित समय को क्या कहते हैं। देखो, सीक टाइम कहते हैं। सीक टाइम क्या होता है, हार्ड डिस्क को किसी भी फाइल को रीड और राइट करने में कितना समय लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं। टाइम टेकन बाय हार्ड डिस्क टू रीड और राइट अ फाइल, टू रीड और राइट अ फाइल। ठीक है, हार्ड डिस्क को किसी भी फाइल को पढ़ने में और वहां बदलाव करने में कितना समय लग रहा है उसको हम सीक टाइम कहते हैं। लेटेंसी टाइम भी सुन लेते हैं। लेटेंसी टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम होता है टाइम डिले बिटवीन। इंग्लिश में लिख रही हूँ लेकिन समझा रही हूँ। ठीक है, लेटेंसी टाइम क्या है, टाइम डिले बिटवीन, टाइम डिले बिटवीन रिक्वेस्ट ऑफ फाइल and response of file, request and response of file। यानी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको जवाब देने में कितना समय लगा, इसको लेटेंसी टाइम कहते हैं। लेकिन अगर लेटेंसी टाइम की डेफिनेशन आ रही है तो ऑप्शन में रिस्पॉन्स टाइम आपको दिखेगा, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये सिमिलर टू रिस्पॉन्स टाइम ही तो है मैम, लेकिन लेटेंसी टाइम का दूसरा नाम रिस्पॉन्स टाइम नहीं होता। लेटेंसी टाइम ही है।
कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको समझते हैं। जैसे सर्च ऑप्शन है, सर्च में आपको कोई फाइल चाहिए तो आपने उस फाइल का नाम लिखा, आपने रिक्वेस्ट करी उस फाइल के लिए, और अब उस फाइल को आने के लिए कितना समय लगा, मतलब आपका रिस्पॉन्स, आपकी रिक्वेस्ट पूरा होने में कितना समय लगा, ये जो टाइम डिले था दोनों के बीच में, इसे लेटेंसी टाइम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। Dash is a space on computer's hard drive that act as a backup to system random access memory, से वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी का अगर क्वेश्चन आ रहा होता है तो वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहते हैं, या हम इसको इल्यूजन, इल्यूजन यानी छलावा, ये भी कहते हैं। कैसे, तो देखो, अब मैंने किसी को, जैसे लैंग्वेजेस में मैंने नाम डिसाइड किया, मैंने एक इनिशियलाइजेशन दी है नेम को, और उसको साइज प्रोवाइड कर दिया 5, लेकिन मैंने नाम तो रवि डिफाइन किया, और रवि जो नाम था वो 4 स्पेस ले रहा था और 1 स्पेस बच रही थी, लेकिन ये नेम नाम का वेरिएबल आपको स्पेस वापस थोड़ी लौटाएगा, उसको अपने पास ही रख लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसे बहुत सारी जगहें हमारे पास बीच बीच में रैम में बची होती हैं, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम उसको नाम दे देते हैं, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। देखो, अगर मैं 4 GB का रैम लेकर आई हूँ तो वो 4 GB तो रहेगा, जब तक मैं 2 GB का और परचेज करके उसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर दूंगी तब तक वो 6 GB नहीं बनेगा। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि हम रैम को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रैम एक्सटेंड नहीं हो रहा होता, वो 4 GB ही है। लेकिन इस तरीके की जब कंडीशंस आती हैं, चीजें आती हैं, तब हम लोग रैम को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि बची हुई जो जगहें हैं वो तो वेस्ट हो रही है ना, तो उनको क्यों ना इकट्ठा कर लिया जाए और फिर हम उनका इस्तेमाल कर लें, और उसी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो यहाँ पर यही था कि उस स्पेस को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में बैकअप के जैसे एक्ट करती है। तो इस टाइम हमारी रैम फुल दिखा रहा है, लेकिन बची हुई जगहें तो है ना, तो उनको हमने इकट्ठा कर लिया, मतलब बैकअप के जैसे हम लोग काम में ला रहे हैं, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, ये ग्राम सचिव, HSSC ग्राम सचिव का क्वेश्चन है। तो हमें ये बात पता है कंप्यूटर की भाषा अलग है और हमारी भाषा अलग है, तो हम लोग ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांसलेटर 3 होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर तो मुझे नाम से समझ में आता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल रहा होगा, और असेंबली लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो कंप्यूटर को तो ये निमोनिक कोड भी नहीं समझ में आते। निमोनिक कोड है, जैसे आपको ऐड करना है तो आप ADD लिखेंगे, मूव कर रहा है तो MOV लिखेंगे, इस तरीके के कोड्स को निमोनिक कोड्स कहा जाता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपाइलर C और C++ जैसी लैंग्वेज में यूज होता है, इंटरप्रेटर पाइथन और रूबी जैसी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है। कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से बदल देता है मशीन कोड में, पूरे प्रोग्राम को बदलता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में बदल रहा है, एक बार में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर। ओके, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन बदलता है, लाइन बाय लाइन बदलता है। ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दे रखा है कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड होता है, मशीन कोड में कौन बदलता है, तो सोर्स कोड कौन होता है, और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब .exe फाइल। ओके, एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन बनाता है, तो वो कंपाइलर होता है। अब सोर्स कोड क्या है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप जैसे भी काम कर रहा है उसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग है ना, वो प्रोग्रामर ने की होगी। और आज अगर हम व्हाट्सएप बना रहे हैं, व्हाट्सएप जैसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज होगी। तो सोर्स कोड किस में हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज में। और मशीन कोड कौन सा हो गया, जो कंप्यूटर को समझ में आती है, यानी बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है, तो कंपाइलर भी बदलता है और इंटरप्रेटर भी बदलता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और दे रखी थी, क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनाता है, तो वो सिर्फ कंपाइलर होता है। अगर यहाँ पे क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ना दे रखा होता तो इसका आंसर इंटरप्रेटर भी हो सकता था। चलिए अगला देखिए, इन डॉक्यूमेंट व्यू डैश डिस्प्ले टेक्स्ट विद कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। प्रिंट लेआउट व्यू कैसा होता है, ये व्यू, ये पेज, इसके बाद दूसरा पेज, इसके बाद तीसरा पेज, इस तरीके से आपको पेजेस दिखते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट व्यू है, और इसको हम पेज लेआउट
या प्रिंट लेआउट भी कहते हैं, ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू भी कहते हैं। उसके बाद नॉर्मल थंबनेल्स तो यू ऑल नो, वेब लेआउट व्यू, थंबनेल्स कोई व्यू नहीं है, ठीक है। वेब लेआउट व्यू क्या होता है, जिस तरीके से एक वेब पेज खुलता है वैसे आपका डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट दो है, एक आईटी एक्ट है 2000 का और एक आईटी एक्ट 2008 का भी है, लेकिन जो 2008 वाला है वो संशोधन एक्ट है। तो 2008 वाला संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है ना, हैकिंग के लिए कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 66 है और 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा है। 3 साल की सजा को लेकर भी क्वेश्चन आया हुआ था पुराने मेल कांस्टेबल में। ओके, अगला देखिए, स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की यूनिट क्या होती है, पीपीएम होती है। और कौन प्रिंटर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, पहला तो लेजर हो गया, दूसरा होता है इंकजेट, तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। एलपीएम किसकी यूनिट होती है, लाइन पर मिनट, ये चेन और ड्रम प्रिंटर की यूनिट है, चेन और ड्रम प्रिंटर की यूनिट है। सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट है, तो ये कैरेक्टर प्रिंटर्स की है, जो एक समय पर सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डीपीआई। डीपीआई का क्या काम है, डॉट पर इंच, जो बताता है क्वालिटी ऑफ पिक्चर यानी रेजोल्यूशन ऑफ इमेज, कि जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसकी क्या क्वालिटी है, अच्छा है या नहीं, कुछ ब्लर तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ। उसके बाद देखिए फॉन्ट साइज, पॉइंट में कितने में मेजर करते हैं, तो 1/72 में नापते हैं। देखिए सिंटेक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज, सिंटेक्स एरर को हम क्या कहते हैं, पार्सिंग एरर्स कहते हैं। सिंटेक्स एरर को पार्सिंग एरर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो सिंटेक्स एरर्स होते हैं वो मतलब किसी प्रोग्रामिंग में आपने लिखने के तरीके में गलती कर दी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना लिखने का तरीका है ना, उसमें गलती कर दी, उसे सिंटेक्स कहा जाता है। तो सिंटेक्स एरर तब आते हैं जब आप प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे कोई स्टेटमेंट खत्म होनी है तो सेमीकोलन लगना है और आपने सेमीकोलन नहीं लगाया C++ लैंग्वेज में, तो एरर आ जाएगा ना। तो ये जो एरर आता है ये कंपाइल टाइम पर आता है, ओके। और सिमेंटिक एरर कब आता है, तो सिमेंटिक एरर जो होता है वो रन टाइम पर आता है। और जो लॉजिक एरर है, लॉजिकल एरर भी तो होते हैं, लॉजिक एरर तब आते हैं जब आप प्रोग्राम के लॉजिक में गलती कर देते हैं, तब ये एरर आते हैं। विच पाइथन स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप। लूप क्या होता है, इटरेटिव स्टेटमेंट होती है, इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब बार बार रिपीट हो रही है जब तक आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमने क्या किया, उसको रोक दिया है। स्टेटमेंट मेरी ट्रू है लेकिन फिर भी हमने उसको रोक दिया, इटरेशन में रिपीटिशन के लिए रोक दिया। वो किससे होता है, ब्रेक स्टेटमेंट से होता है, ठीक है। अगला देखिए, which Python keyword is used to handle exceptions। देखिए एक तो होता है बग यानी एरर, ठीक है, एरर। और एरर कब आता है, कंपाइल टाइम पे आता है, लेकिन एक्सेप्शन कब आते हैं, रन टाइम पर आते हैं, ये रन टाइम पे आते हैं। एक्सेप्शन कैसे होते हैं, जैसे एरे आउट ऑफ बॉन्ड, एरे का साइज 10 था और तुम कह रहे हो जी इसमें 20 एलिमेंट स्टोर करो, तो कैसे करेगा वो जब साइज ही 10 है। उसके बाद और क्या है, इसके अंदर एरर्स आते हैं, ए की वैल्यू 10 दे दी, बी की वैल्यू 0 दे दी, आपने कहा ए को डिवाइड बाय बी करो। तो मैथ्स में किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करते हो तो इन्फिनिटी इज योर रिजल्ट, लेकिन कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक्सेल में इन्फिनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वो एरर देता है, दैट इज डिवाइड बाय 0 एरर, ओके। इस तरीके के एरर्स को एक्सेप्शंस कहा जाता है। तो एक्सेप्शन रन टाइम पर आते हैं, जैसे यूजर ने वैल्यू कुछ इस तरीके की दे दी तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट एरर दे देंगे कि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो एक्सेप्शन को कौन बताता है कि एक्सेप्शन आया है, तो वो बताता है ट्राई। नेक्स्ट, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस और एजेस क्या होता है, ये जो है इन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं, इन्हें नोड्स भी कहते हैं, वर्टिसेस भी कहते हैं। तो A B C D ये क्या है, वर्टिसेस हैं। और A को B से जोड़ने के लिए जो लाइन हमने यूज की है इसको हम कहते हैं एज, इसे कहते हैं एज।
और ये है नोड या हम वर्टिसेस कहते हैं। तो जहां पर एज और वर्टिसेस दोनों का इस्तेमाल होता है उसको हम ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट, ये आप लोग को मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप लोग को C++ से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करना है, ठीक है। लेकिन अब वक्त तो है नहीं है, लेकिन आगे एग्जाम्स के लिए आप लोग इस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन वन और मोर वन डिराइव्ड क्लासेस। ओके, देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से जब एक नई क्लास बनती है तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। मैं ज़्यादा इनके डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ क्योंकि C++ के कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को हम बेस क्लास कहते हैं या हम सुपर क्लास कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को क्या कह रहे हैं या जो नई क्लास बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। एक मिनट के, हाँ जी, तो जो नई क्लास बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। जो नई क्लास बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास, ठीक है। डिराइव्ड क्लास कहते हैं या हम उसे कहते हैं सब क्लास, या हम क्या कहते हैं सब क्लास। तो यानी इसमें क्या हुआ, बेस क्लास के कुछ फीचर्स, बेस क्लास के कुछ फीचर्स डिराइव्ड क्लास के अंदर आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई जैसे पेरेंट है, पेरेंट के कुछ फीचर्स चाइल्ड के अंदर हैं कि मदर जैसी इसकी स्माइल है, हम ऐसा ऐसा कहते हैं ना, या फादर जैसी इसकी आईज हैं, वही बात की जा रही है। और उसके बाद हिरारिकल और मल्टीपल, इन दोनों के बारे में हम जरा समझते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब बेस क्लास एक से ज़्यादा हो लेकिन डिराइव्ड क्लास एक हो, यानी मदर फादर और चाइल्ड, यानी एक से ज़्यादा, मोर देन वन बेस क्लास बट वन डिराइव्ड क्लास। और हिरारिकल में क्या हो जाएगा, हिरारिकल में क्या हो जाएगा, सिंगल पेरेंट और 3 चिल्ड्रन, यानी एक बेस क्लास से 3 डिराइव्ड क्लास बनी है। अब क्वेश्चन में देखो, व्हेन मोर देन वन डिराइव्ड क्लास, मतलब एक से ज्यादा डिराइव्ड क्लास हो गई हैं और आर क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास, यही तो बात थी ना, सिंगल बेस क्लास से एक से ज्यादा डिराइव्ड क्लास बन रही है, तो आंसर क्या हो जाता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस हो जाता है, ठीक है। ये HSSC के ही क्वेश्चंस हैं, मैं कहीं अपनी तरफ से नहीं लेकर आई हूँ। अब क्या है, विच मेथड इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक। स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए क्या है, पुश। स्टैक किसे फॉलो करता है, स्टैक मतलब किसी भी चीज का ढेर, यानी लीफ हो, जैसे बुक्स का ढेर लगाया ना, जो सबसे पहले रखी वो सबसे आखिर में चली जाती है, जो सबसे लास्ट में रखी उसको आप सबसे पहले निकालते हो, ठीक है। और जो क्यू होती है, यानी जो लाइन होती है, वो फॉलो करती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा लाइन में वो पहले टिकट कटाएगा और जाएगा, ठीक है। तो जब हम स्टैक की बात करते हैं तो इंसर्शन के लिए पुश इस्तेमाल होता है और डिलीशन के लिए पॉप का इस्तेमाल होता है, डिलीशन के लिए। और क्यू के अंदर जब आप इंसर्शन ऑफ एलिमेंट करते हैं तब आप NQ कहते हैं, ठीक है। और DQ को हम लोग डबल एंडेड क्यू भी कहते हैं। और DQ में क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ एंड से होता है, क्योंकि क्या होता है, ये आपकी क्यू है, लाइन है, तो जो इंसर्शन है वो कहाँ से होगा, लाइन लगी हुई है तो भाई बंदा तो पीछे से ही आके खड़ा होगा ना, तो इंसर्शन कहाँ से होती है, रियर से, रियर बोलते हैं लास्ट। और डिलीशन मतलब किसी ने टिकट कटवाई और चला गया ना, वो कहाँ से जाएगा, फ्रंट से होती है क्यू के अंदर। लेकिन DQ में क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है, दोनों एंड से, इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वहां दिख नहीं रहा होगा आपको, इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड्स, फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज ये मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल, ये सब क्लाउड सर्विसेज हैं। और भी एग्जाम्पल दे देती हूँ जो आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएंगे। क्लाउड सर्विसेज हैं गूगल डॉक्स। कल प्रवीण सर के चैनल पे मैंने क्लास ली है तो मैंने क्लाउड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अभी क्लाउड्स और भी आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। क्लाउड्स गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, स्पॉटिफाई, उसके बाद नेटफ्लिक्स, ठीक है। ये कुछ एक जूम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लाउड सर्विसेज के। अब क्लाउड सर्विसेज में क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का।
अब इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी का मुझे इस्तेमाल करना है, तो पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बनती है हमें प्रोवाइड होती है, वो सारा का सारा वेयर हाउस जो है वो मैं अपने घर थोड़ी लेकर आती हूँ, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर घर थोड़ी लेकर आती हूँ। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का प्लान ले रखा है। प्लान कैसे? जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी है तो हम जितना बिल आएगा, जितना हमने कंज्यूम किया, जितना बिल आएगा हम बिल पे कर देंगे, सीधी सी ये बात है। हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठाकर थोड़ी लेकर आना है। तो क्लाउड सर्विसेज में यही है कि हमारी जितनी डिमांड है हम उतने टाइम के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम चीज़ों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है, अब ये MS ऑफिस है, इसका हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे मुझे आज PPT बनानी थी और मुझे आप लोगों के लिए आपको पढ़ाना था, तो मेरा सिर्फ 20 मिनट का काम था, शायद मुझे इतनी क्लास लेनी थी और मेरे PC में MS ऑफिस नहीं था। MS ऑफिस तो पेड है ना, जिसके लिए मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो शायद माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन, 1 डे सब्सक्रिप्शन मुझे मिलता है 10 रुपए का, तो मैंने ले लिया और मेरा काम हो गया पूरा। तो सस्ते में काम हो गया ना। जैसे मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो मैंने अपने फोन में रिचार्ज नहीं करवा रखा नेट का। अब मैं 1 डे के लिए कहीं बाहर ट्रेवल कर रही हूँ तो 1 डे का मैं रिचार्ज करा लूंगी नेट का। ओके, तो आंसर क्या आ जाता है इसका? क्लाउड सर्विसेज का AWS। AWS का फुल फॉर्म क्या है? Amazon Web Services। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कौन बदलता है? तो मॉडम बदलता है। मॉडम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन कुछ भी कह सकते हैं आप। और मॉडम की ट्रांसमिशन स्पीड हम किस में नापते हैं? BPS में नापते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड BPS में नापी जाती है। अब देखो ये एक कंप्यूटर है और यहाँ तक मुझे कोई मैसेज भिजवाना है, तो कंप्यूटर जो मैसेज जनरेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज डिजिटल होती है, लेकिन डिजिटल फास्ट नहीं है ट्रेवल होने में, तो वो एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल होता है। एनालॉग फॉर्म होता है ऐसे वाली फॉर्म, ठीक है। तो डाटा जो फाइल जो ट्रेवल होगी वो एनालॉग फॉर्म में होगी, लेकिन कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो डिजिटल फॉर्म है। तो इस कंप्यूटर ने जो जनरेट किए हैं मैसेज, वो डिजिटल में जनरेट किया, लेकिन वो ट्रेवल तो नहीं करेगा ना। तो ट्रेवल करवाने के लिए उस मैसेज को मुझे एनालॉग में बदलना पड़ेगा, और वो कौन बदलेगा? मॉडम बदलेगा। तो मैसेज जब यहाँ पहुंचा तो एनालॉग फॉर्म में पहुंचा। अब कंप्यूटर को एनालॉग फॉर्म समझ नहीं आ रही, उसको डिजिटल आती है, तो एनालॉग को दोबारा डिजिटल में बदलना पड़ेगा, और कौन बदलेगा? मॉडम बदलेगा। तो मॉडम का क्या काम हो गया? एनालॉग टू डिजिटल बदलना और डिजिटल टू एनालॉग बदलना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच फंक्शन, पाइथन के अंदर कौन सा फंक्शन है जो रीड करता है इनपुट को? तो वो है इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या है उन पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कौन से ऑपरेशंस है जो पॉइंटर पे परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये रहे ऑपरेशंस। एडिशन परफॉर्म हो सकता है, कंपैरिजन भी हो सकता है, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। और कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट +1 होता है, डिक्रीमेंट -1 होता है। एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कंपेयरिंग ऑफ 2 पॉइंटर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, दोबारा नहीं बात करेंगे। चलिए पॉइंटर्स पर बात कर लेते हैं। लो, पॉइंटर आ ही गया है, चलिए पॉइंटर पे बात करते हैं। हाँ ठीक है, पॉइंटर क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं जरा। देखिए पॉइंटर की डेफिनेशन आप लोगों को दिख रही है। पॉइंटर क्या बता रखा है मैंने? अ पॉइंटर एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सभी आप लोग को यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए हम बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा इंट x = 10, तो मैंने अब क्या किया, x जो है उसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, दैट इज 10, ठीक है। अब तो मेरे पास एक x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 10, ठीक है। x वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10, ओके। अब मैंने क्या किया, इंट स्टार y, ठीक है, इक्वल टू %x लिखा। अब थोड़ी चीजें समझते हैं। जब पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करते हो, स्टार y जो मैंने लिखा है दिस इज पॉइंटर, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, यानी ये क्या है, पॉइंटर टू इंटीजर। ये देखो ये लिखा है इंट स्टार ptr, मतलब पॉइंटर टू इंटीजर। तो y जो था वो एक पॉइंटर है क्योंकि उसके ऊपर स्टार लगा है, तो इसको, और उसका डाटा टाइप क्या है, इंट, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। अब ये सिंबल क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं,
इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंस कहते हैं। अरे मेरे डी रेफरेंस के स्पेलिंग गलत हो गए, ये लिखा हुआ डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। या तो हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं या डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद एक ये सिंबल यूज किया एंड, ये क्या है, इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, या हम इसको रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये बात समझते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक हमने क्या इनिशियलाइज किया, तो मेरे पास एक x नाम का वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 10 थी, लेकिन वो मेमोरी में किसी जगह पर सेव भी तो होगा ना, उसका कोई मेमोरी एलोकेशन भी तो होगा। तो सपोज ये मेमोरी एलोकेशन 1000 पर सेव है, इसकी मेमोरी एलोकेशन 1000 है, तो यानी अब क्या है, मैंने क्या कहा, अब पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये तो एड्रेस ऑपरेटर था ना, तो ये आपको क्या प्रिंट करवाने वाला है, x जो वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है वो आपको कौन बताएगा, पॉइंटर y बताएगा। ये काम करता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आ रखा है इसमें, ये रहा एक क्वेश्चन, देखो इन पॉइंटर कॉन्सेप्ट, ये HSSC का ही क्वेश्चन है। इन पॉइंटर कॉन्सेप्ट इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर इसी को कहते हैं। ये क्या बताता है आपको, बताओ, ये एड्रेस ऑफ द वेरिएबल बताता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर का यही तो काम है, वो एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल बताता है। ये क्वेश्चन देखिए, इन C++ विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ द क्लास थ्रू अ पॉइंटर। तो उसके लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एरो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। C++ में पॉइंटर के माध्यम से क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो एरो यूज होता है, ओके। क्लास को डिफाइन करने के लिए, किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है, तो क्लास होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं क्लास, क्लास का नाम यूजर डिफाइंड होता है, तो कुछ भी नाम हो सकता है। तो हम लोगों ने लिख दिया क्लास का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद हमने लगाया ब्रेसेस, ब्रेसेस के बाद हमने लिखा पब्लिक। पब्लिक क्या होता है, इसको हम SS स्पेसिफायर कहते हैं, जो प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आ रहा रहने दीजिए, ठीक है। इतनी हमें डिटेल्स नहीं पता है और कल के एग्जाम में आनी भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा देख लीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे डाटा मेंबर्स आते हैं। डाटा मेंबर कौन है, जैसे इंट रोल नंबर लिख लिया, कैर नेम लिख लिया और उसका साइज दे दिया, ठीक है, ऐसे ये आ गए मेंबर, ये आ गए डाटा मेंबर्स। इसके बाद आता है मेंबर फंक्शन, फंक्शन आपने डिफाइन किया इंट गेट डाटा, ऐसे आप लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है। इस तरीके से आप किसी क्लास को डिफाइन करते हो, उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया, इस तरीके से सेमीकोलन से बंद की जाती है क्लास। चलिए आगे बात करते हैं, लीजिए फ्रीज पेन्स, फ्रीज पेन्स मैंने आप लोग को बता दिया पिछली क्लास में, मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगी। ये वाला देखिए, अलॉन्ग विद द कंप्यूटर IP एड्रेस, देखो IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IP एड्रेस, एड्रेसिंग दो टाइप की होती है, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। तो IP एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है और ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर तीसरी नंबर की लेयर है। और दूसरा जो एड्रेस होता है वो होता है मैक एड्रेस। जो मैक एड्रेस होता है उसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और वो 48 बिट्स का होता है और ये डाटा लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है। और ये एक फिजिकल एड्रेस है, ये एड्रेस ऑफ NIC होता है, NIC एक पोर्ट होता है, एड्रेस ऑफ NIC होता है, जहां पर आपका इंटरनेट वाली तार लगती है ना, वो जो पोर्ट होता है वो NIC पोर्ट होता है, तो उसका जो एड्रेस होता है दैट इज मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो हेक्साडेसिमल होता है, और IPv वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, IPv वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। IPv वर्जन 4 का फॉर्मेट कैसा होता है, डॉटेड डेसिमल होता है, और उसके 3 रूल्स होते हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं। IPv वर्जन 6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलो क्वेश्चन क्या है, अलोंग विद द कंप्यूटर्स IP एड्रेस अनदर यूनिक नंबर गिवन टू ईच कंप्यूटर यूजिंग ईथरनेट। ईथरनेट आप लोग को मैंने बताया था, वो केबल होती है इंटरनेट वाली तार, ठीक है, उसके आगे ट्रांसपेरेंट सा एक पोर्ट लगा होता है जिसको हम ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ईथरनेट इज समथिंग कॉल्ड, क्या कहते हैं, कंप्यूटर में IP एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को ईथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो मैक एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशंस हमको पता है तो क्वेश्चन कुछ भी हो जाए आंसर कर देंगे। तभी मैं बार बार कह रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज मस्ट,
क्वेश्चन घूमे हुए आते हैं, ये HSSC का क्वेश्चन है, मेरी एक्सप्लेनेशन तो यही है, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी एक्सप्लेनेशन बदली है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, फिर वही मैंने क्वेश्चन के साथ जोड़ी है, ठीक है। तो यही आप लोगों ने समझना है, समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, कंप्यूटर बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज एनी काइंड ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड विदाउट योर परमिशन। हमारी परमिशन के बिना हमारे पीसी में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, उसको हम क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं, जो वायरस मालवेयर का एग्जाम्पल है। ओके, फॉर्मवेयर डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, स्पैम जो होते हैं बल्क में अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बताते हैं, कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज और मेंटेन भी करते हैं। ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, ठीक है, तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। अ डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मोस्ट सर्वर्स कलेक्ट। देखो, किसे हम रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसे बहुत सारे सर्वर इकट्ठा करते हैं, बाय डिफॉल्ट इकट्ठा करते हैं, जिससे क्या होता है, इज ऑफन एसेसेबल फ्रॉम द होस्टिंग कंपनी। ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, साइट के लिए ये जरूरी है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सर्वर लॉग कहते हैं। अब सर्वर लॉग क्या होता है, सर्वर लॉग जो होते हैं वो एक लॉग फाइल होते हैं, लॉग फाइल है जो सर्वर पर होने वाली सभी गतिविधियों, यानी जो भी काम हो रहा है सर्वर पर, उनका रिकॉर्ड रखती है, गतिविधियों का रिकॉर्ड रखती है। इसके अंदर IP एड्रेसेस भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बैकस्पेस की, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मुझे आप कमेंट करेंगे 92 क्वेश्चन का आंसर। उससे पहले मैं आप लोग को 93 बता रही हूँ, 92 का मुझे जरा आंसर बताएंगे आप लोग। जो बैक स्पेस की होती है, एक मिनट, आपने ये बताना है कि जो बैक स्पेस की होती है वो कौन सी साइड से, कर्सर के कौन से साइड से लेटर को डिलीट करती है, ठीक है, ये आपने बताना है, कमेंट करेंगे मुझे जरा। MS एक्सेल के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं, जो MS एक्सेल के अंदर, सॉरी पैराग्राफ बोल रही हूँ, जो टेक्स्ट होता है MS एक्सेल के अंदर, जो टेक्स्ट होता है वो कौन सा अलाइन होता है, और जो नंबर होता है वो कौन सा अलाइंड होता है, एक तो मुझे ये बताना है आपने, ठीक है। और ये मुझे अभी कमेंट करोगे आप लोग। और उसके बाद आपने क्या बताना है कि बैक स्पेस जो की है वो कर्सर के कौन से साइड से डिलीट करती है लेटर को। और डिलीट की कहाँ से डिलीट करती है, ठीक है, फटाफट बताइए। जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं, और जो नंबर होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं, और जो बैक स्पेस की है वो टेक्स्ट के बाईं ओर से डिलीट करती है, और डिलीट की दाईं ओर से करती है। कोशिश कर रही हूँ मैं काफी हिंदी में करवा दूं, स्टूडेंट्स आप लोग सेटिस्फाई रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 93, इंडिविजुअल यूजर्स हैविंग देयर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू। देखो, ये आपका सर्वर है, इसके साथ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको हम क्लाइंट सर्वर भी तो कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल भी तो कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो नाम होता है दैट इज नेटवर्क सर्वर होता है इसका पूरा नाम। इसमें क्या कहा गया, इंडिविजुअल जो कंप्यूटर्स है, इंडिविजुअल यूजर हैविंग देयर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू वन और मोर सेंट्रलाइज, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर है जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इन सर्वर्स को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सर्वर कहते हैं। उसके बाद डैश बस जॉइंस, बहुत सारी टाइप की बसेस, बहुत सारी तो नहीं होती, 3 ही बसेस होती है। एक होती है एड्रेस बस, नाम से ही पता चल रहा है एड्रेस बस किसको ट्रेवल करवाएगी, एड्रेस को। डाटा बस किसे ट्रेवल करवाएगी, डाटा को। और कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल बस किसे ट्रेवल करवाएगी, कंट्रोल सिग्नल को। लेकिन कहां से कहां तक, तो CPU से रैम तक, CPU से रैम तक। लेकिन जो एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा काम, लेकिन ये दोनों की दोनों बाई डायरेक्शनल होती है। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे रखा है कि कौन सी बस है जो CPU विद रैम विच कंटेन मेमोरी एड्रेस इन इट, जिसके अंदर एड्रेस है, तो वो कौन होता है,
एड्रेस बस होती है। तो इनमें से ही मेरा क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, 3 बस है। एड्रेस बस एड्रेस को ट्रेवल करवाती है, डाटा बस डाटा को, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को, और कहां से कहां तक, सीपीयू यानी प्रोसेसर से प्राइमरी मेमोरी यानी रैम तक या अदर कंपोनेंट्स तक, ये याद रखना है। और एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक डायरेक्शन में ट्रेवल होगी, तो सीपीयू से वो रैम तक ही जाएगी। लेकिन डाटा और कंट्रोल बस सीपीयू से रैम एंड रैम से सीपीयू भी आएंगे, क्योंकि दोनों बाय डायरेक्शनल है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश और डैश कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत तक पहुंचा सकते हैं, तो होम और एंड होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेजों जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम डेस्कटॉप पब्लिशर कहते हैं। जेनरिक शब्द हार्डवेयर के लिए क्या है, तो वो डिवाइस है। अगला देखिए, फ्लॉप्स क्या है, तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी यूनिट होती है फ्लॉप। सुपर कंप्यूटर सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स हैं, सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं, जो रिसर्च वर्क और वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का उपयोग किया जाता है, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक निब्बल कितने के बराबर है, 4 बिट्स के बराबर है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडिलिटी होती है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट क्या है, मॉडिफायर की है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एक और की है जिसको हम विंडो की कहते हैं। और टॉगल कीज भी आती हैं। टॉगल कीज वो कीज हैं जो ऑन ऑफ में काम करती हैं, जैसे कैप्स लॉक ऑफ है तो छोटे अक्षरों में, ऑन है तो बड़े अक्षरों में। नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये कुछ कीज हैं। ठीक है, समय की वेस्टेज हमने करनी नहीं है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो गूगल ड्राइव है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी, लेआउट टैब है, ये लेआउट टैब है, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं है, तो ऑटोफिट कंटेंट्स आता है, ऑटोफिट विंडो भी आता है, फिक्स कॉलमिंग विड्थ भी आता है, लेकिन ऑटोफिट कॉलम नाम का ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला टू बी अप्लाइड इफ वन टू नीड। देखो, यदि किसी को एक से अधिक शर्तों, एक से अधिक हो गई, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम, लेकिन उन पर कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो मैंने आपको बताया था इफ यूज करते हैं, लेकिन ऐड कर रहे हैं तो सम इफ होगा। एक फंक्शन सम इफ है, एक सम इफ्स है, दोनों में फर्क क्या है, सम इफ में एक ही कंडीशन होगी, वन कंडीशन, लेकिन सम इफ्स में एक से ज्यादा कंडीशन होगी। ठीक है, अब क्या है, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, मैंने कहा जिन लोगों की सैलरी 50,000 से ऊपर है और जिनका एड्रेस, होम एड्रेस चंडीगढ़ है, उनका सम निकालो। तो जहां कंडीशन क्या हुई, एक से ज्यादा हो गई ना, तब हम क्या करेंगे, सम इफ करेंगे। जिनका घर का एड्रेस चंडीगढ़ है और जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनका सम निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सम इफ्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो दो चीज बताती हूँ, एक होती है सर्किट स्विचिंग, एक होती है पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग का डेफिनेशन HSSC ने काफी बार एग्जाम्स में पूछा। तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है, ये डेटा पैकेट, ये आपके A और B दो नोड्स यानी कंप्यूटर हैं, तो इनको हमने एक केबल के साथ जोड़ दिया। ठीक है, जस्ट लाइक लैंडलाइन टेलीफोन। लैंडलाइन टेलीफोन ले लो इसका एग्जाम्पल। जैसे लैंडलाइन टेलीफोन में क्या होता है कि A और B के बीच में एक वायर का एस्टेब्लिश डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन है। तो क्वेश्चन कवर है कि कौन सी टाइप की स्विचिंग टेक्निक है जिसमें फिजिकल डेडिकेटेड और एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्किट स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, जब तक ये वायर है, लैंडलाइन टेलीफोन की तार है, तब तक कनेक्शन बिटवीन A एंड B तो रहेगा ना। अगर इस तार को आप काट देते हो, दोनों के बीच में कनेक्शन खत्म हो जाता है और वो वायर फिजिकल होती है, इसे आप सर्किट स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेज रही हूँ, तो मुझे ये बात पता है कि मैं सेंडर हूँ और जिसको मैसेज भेज रही हूँ वो रिसीवर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा मैसेज किस रास्ते से जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं। ऐसा होता है ना कि मैंने किसी को व्हाट्सएप पे 5 फोटोज भेजी, 5वीं वाली सबसे आखिर में भेजी थी, लेकिन सबसे पहले रिसीव हो गई, और जो सबसे पहले भेजी थी वो सबसे आखिर में रिसीव हुई, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और सब अपने अकॉर्डिंग रास्ता पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ये पैकेट स्विचिंग होती है, यहाँ पर कोई फिजिकल डेडिकेटेड पाथ नहीं है। अब देखिए, और इसका एग्जाम्पल इंटरनेट होता है, ये पैकेट स्विचिंग है। ठीक है,
अब इधर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इन अ पैकेट स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क समझ आ गया, इसमें डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं कनेक्शनलेस सर्विस से, उसे क्या कहते हैं, तो उसको उसको हम कहते हैं डेटाग्राम्स कहते हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में विच ऑफ द वन फॉलोइंग डिनोट सेल रेंज, A1 से लेके C9 तक आपको ऐड करना है, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, पहले सेल का एड्रेस और आखिरी सेल का एड्रेस ऐसे। इसको क्या कहते हैं, इसको रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। चलो आगे सुनते हैं। इसके लिए मुझे क्लाउड समझना पड़ेगा थोड़ा सा। लो, क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इस टाइम का बहुत बढ़िया एमर्जिंग ट्रेंड है, मतलब एमर्जिंग ट्रेंड है ये। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ी चीज है। क्लाउड्स, वन ड्राइव हम लोग यूज नहीं करते, क्लाउड पे चीजों को सेव करते हैं जो हमेशा के लिए सेव हो जाती है, ऐसे ही वन ड्राइव पर, है ना। तो क्लाउड्स में क्या है कि हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और उनका हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कहीं पर भी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लाउड पर कुछ सेव किया, अपना डाटा वन ड्राइव पर सेव किया, तो मुझे जरूरी नहीं है कि जिस फोन के जरिए मैंने उस डाटा को सेव किया था वही फोन मुझे हर जगह चाहिए। वन ड्राइव तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ना। और जीमेल मेरे फोन में मेरी मेल आईडी खुली हुई है, जीमेल भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जीमेल मेरे फोन में खुली हुई आईडी है, तो मैंने उसमें अपनी आईडी में कुछ काम किया है और मैं फोन घर में भूल गई हूँ, लेकिन मैं बाहर गई तो मुझे मेल आईडी खोलनी थी, मैंने साइबर कैफे में ओपन कर लिया, किसी और का फोन लेकर भी ओपन कर ली। तो यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल ऑन डिमांड कहीं पर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वही डिवाइस चाहिए जहां पर आपने आईडीज बनाई थी। जीमेल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके 3 टाइप होते हैं, SaaS, PaaS और IaaS। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। देखो अब ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग कुछ डिमांड पर उठा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, नेटफ्लिक्स भी इसका एग्जाम्पल है, और नेटफ्लिक्स इसका एग्जाम्पल है, जीमेल इसका एग्जाम्पल है कि आप लोगों को परचेज नहीं करना पड़ रहा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से आप लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें और एग्जाम्पल आ सकते हैं गूगल डॉक्स का, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सॉरी, वो तो SaaS का आता है एग्जाम्पल, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में AWS का भी एग्जाम्पल आ सकता है, Amazon वेब सर्विसेज का। प्लेटफॉर्म सर्विसेज क्या है, जैसे मुझे कोई वेबसाइट बनानी थी, कोई मुझे वेबसाइट बनानी है ASP.NET का मुझे इस्तेमाल करना है, तो कोई वेबसाइट बनानी है तो डेफिनेटली प्रोफेशनल वर्क कर रही हूँ ना मैं, तो मुझे सारा का सारा हर एक चीज, कंपाइलर्स वगैरह प्रोफेशनली परचेज करने पड़ेंगे और 3 महीने में वो वेबसाइट बन जाएगी। उसके बाद .NET जो भी चीजें मैंने परचेज की था, वो प्लेटफॉर्म परचेज किया, तो वो मेरे किसी काम का नहीं रहने वाला। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, तो हम लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 3 महीने के लिए, तो वो सस्ता पड़ जाएगा ना मुझे, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन खत्म है, उसके बाद मेरा काम खत्म है, तो मुझे दोबारा से उसका इस्तेमाल करना है, तो वो खाली थोड़ी पड़ा रहेगा, फिर दोबारा सब्सक्राइब कर लेंगे, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स ना, ऐसे ही तो काम करते हैं ना हम। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं गूगल शीट्स का, ये लिखा हुआ है, ओके, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी इंटरेस्टेड इन क्लाउड कंपनी इज लुकिंग फॉर अ प्रोवाइडर हु ऑफर्स अ सेट ऑफ बेसिक सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंपनी काम करती है और वो कुछ ऐसी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहती है, जैसे सच एज, उनको ऐसी सर्विस चाहिए कि कोई वर्चुअल सर्वर हो जो आपको डिमांड स्टोरेज दैट कैन बी कंबाइंड इनटू प्लेटफॉर्म, तो मतलब वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा आपकी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। तो वो कौन सा टाइप होता है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज है, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए, CD और DVD के टाइप्स होते हैं, ये समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट आता है, रीड और राइट। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, BRD होता है ब्लू रे डिस्क, और CD का मैक्सिमम स्टोरेज 700 MB होता है, BRD का होता है 25 GB सिंगल लेयर में, और DVD का होता है 4.7 GB।
ठीक है। अब डीवीडी और सीडी के 3 टाइप होते हैं। एक होता है आर, आर मतलब रिकॉर्डेबल, आर मतलब रिकॉर्डेबल। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सीडी या डीवीडी का कौन सा टाइप है जिसको आप सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं, यानी एक बार सिर्फ उसमें एडिटिंग हो सकती है, बार बार नहीं कर सकते। जो बनकर आया जैसा है वैसा ही मिलेगा, वैसा ही हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रीड आप जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। दूसरा टाइप है आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू यानी री राइटेबल, री राइटेबल। इसमें आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार करो। तीसरा है रोम, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, रीड और राइट जितनी मर्जी बार करो। और सीडी में कॉपिंग ऑफ फाइल्स को हम कहते हैं बर्निंग। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, ये फीमेल कांस्टेबल का क्वेश्चन है। डैश इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर, ये होता है नंबर ऑफ बिट्स। एक और डेफिनेशन लिख देती हूँ, नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय अ प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। एक प्रोसेस कितनी नंबर ऑफ बिट्स का इस्तेमाल कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड साइज कहते हैं।